प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश भारद्वाज, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गागड़वास, जिला भिवानी, हरियाणा। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसका हम आपको यहां अध्ययन करवाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रथम पाठ में जिसका नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, इसको विस्तृत रूप से आज यहां पर समझाऊंगा मैं। आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ और उसके पश्चात पूरे देश में किस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम चला, देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, उनका समाधान किस प्रकार से किया गया और उन समाधानों के फलस्वरूप हम ये जानेंगे कि भारत एक सशक्त देश के रूप में उसका निर्माण किस प्रकार हुआ। यानी भारत जो आजाद हुआ उसके पश्चात उसको अपने आप को संगठित करने में जो चुनौतियां आई, उन सभी का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 15 अगस्त की रात्रि को जब ब्रिटिश सत्ता ने भारत को आजाद कर दिया और उस रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल असेंबली, जो वहां की उस समय संविधान सभा होती थी, उसके अंदर एक भाषण दिया और वो इतना विस्तृत रूप से और इतना अच्छा भाषण माना जाता है, उसको एक नाम दिया गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवादू से चिर प्रतीक्षित भेंट। कहने का मतलब ये कि जो संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा जो भाषण दिया गया उसका एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस भाषण में नेहरू जी ने अपने देश के वर्तमान हालात और भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया था। आजादी के बाद दो बातों पर व्यापक रूप से सहमति बनी थी और वो दो बातें कौन कौन सी हैं वो मैं बताता हूं। शासन लोकतांत्रिक आधार पर चलाया जाएगा, पहला। लोकतांत्रिक आधार पर शासन। और दूसरा, सभी के लिए सरकार सभी के भले के लिए कार्य करेगी। इन दो बिंदुओं के ऊपर व्यापक रूप से सहमति बनाई गई थी कि जो हमारे देश का शासन लोकतांत्रिक आधार पर चलाया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो शासन और सरकार के जो कार्य करने के तरीके होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ एक शासन प्रणालियों में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिए जाते हैं, कुछ देशों में राजतंत्र को अपनाया गया है और अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक आधार पर अपनी शासन व्यवस्था को कायम किया है। तो ठीक इसी प्रकार भारत ने भी अपनी शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक आधार पर चलाने के लिए निर्णय लिया। दूसरा, सरकार सभी के भले के लिए कार्य करेगी। इसमें यह भी बात साबित की गई, एक तरह से स्थापित की गई कि भारत में सरकार जो भी बनेगी वो सभी के भले के लिए कार्य करेगी। यानी उनके दिमाग में ये बातें रहेगी कि इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग
प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के भले के लिए कार्य किया जाएगा। इन दो बातों के अध्ययन के पश्चात हम ये मान सकते हैं कि भारत ने अपने आप को ये दिखा दिया था कि भारत में जो सरकार की स्थापना होगी वो दो बिंदुओं पर कार्य करेगी। पहला, शासन लोकतांत्रिक आधार पर चलाया जाएगा और दूसरा, सरकार सभी के भले के लिए कार्य करेगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जो 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय की स्थितियां किस प्रकार की थी, यानी 1947 का साल कैसा था। 1947 का साल कैसा था। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा वो किस प्रकार का था। तो हम पाएंगे कि ये जो वर्ष था ये हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से मेरा मतलब, जब भारत आजाद हुआ 1947 में 14-15 अगस्त की रात्रि को तुरंत भारत, एक जो ब्रिटिश भारत था उसके दो हिस्से हो गए, भारत और पाकिस्तान। उसके पश्चात जो त्रासदी हुई, लोगों का विस्थापन हुआ, लोग एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश में गए और इस दौरान व्यापक रूप से मारकाट कह सकते हैं, हिंसा कह सकते हैं, ये हिंसा हुई। तो ये एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण साल रहा। परिणामतः लाखों लोग की संख्या में लोग मारे गए और बहुत सी ज्यादा संख्या में लोग बेघर हुए। 1947 का जो साल रहा है वो बहुत ही त्रासदी भरा साल रहा। हमने ये जान लिया कि 1947 का साल निसंदेह रूप से त्रासदी भरा और एक तरह से कह सकते हैं कि हिंसा और विस्थापन की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए था। अब हम ये देखेंगे कि जब भारत आजाद हो गया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बन गया, तो हमारे देश के सामने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करते समय कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थी। यानी 1947 की आजादी के बाद हम उन समस्याओं का अध्ययन करेंगे, उन चुनौतियों का अध्ययन करेंगे जो भारत के सामने मुंह आए खड़ी थी। और इन सभी के अंदर सबसे बड़ी पहली जो समस्या थी वो ये थी कि एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधना। एकता के सूत्र में बांधना। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसके अंदर क्षेत्रीय विभिन्नता है, जाति विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, धार्मिकता के आधार पर विभिन्नता है और भी अन्य बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो इतनी सारी विभिन्नताएं होने के पश्चात ये लगता था कि हमें एकता को स्थापित करने में बड़ी परेशानी आएगी। उस समय जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से विचारकों ने भी ये अपनी मंशा जाहिर की थी कि इतनी अधिक विभिन्नता वाले देश ज्यादा दिनों तक के एक तरह से एकजुट नहीं रह पाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो भारत के सामने भी सबसे बड़ी एक चुनौती ये थी कि पूरे देश को एकता के सूत्र में किस प्रकार से बांधा जाए, ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करना। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से स्थापित किया जाए जिससे आपको अधिकांश पूरे भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए। क्योंकि ये बात सर्वविदित हो चुकी थी कि शासन प्रणालियों में
केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था है जो कि अधिकांशतः जनता का भला कर सकती है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में ही तो लोगों को विभिन्न प्रकार के अधिकार और आजादी दी जाती है। इसलिए दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। तीसरी चुनौती पूरे समाज का भला करना। ये तीसरी चुनौती थी कि पूरे समाज यानी पूरे भारत में विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, जिनमें आप कह सकते हैं मजदूर हैं, व्यापारी हैं और विभिन्न प्रकार के काम करने वाले जितने भी वर्ग आते हैं, उन सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का भला करना उस समय की मुख्य चुनौती थी। तो हम ये देखते हैं कि भारत के सामने राष्ट्र निर्माण अपने आप को स्थापित करते समय तीन मुख्य चुनौतियां थी। एकता के सूत्र में बांधना पूरे भारत को, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करना शासन प्रणाली को, और तीसरा पूरे समाज का भला करना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि भारत की आज सामने जो अपने आप को स्थापित करते समय क्या क्या चुनौतियां थी। पहला, एकता के सूत्र में बांधना अपने आप को, लोकतंत्र को स्थापित करना, और तीसरा पूरे समाज का भला करना। इस बात को समझ पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो वो किस बात की परिणति थी। हम सभी जानते हैं कि आजादी से पूर्व, आजादी के समय यानी 1947 तक भारत के ऊपर, जब भारत एक संयुक्त भारत था जिसे हम एक ब्रिटिश भारत कहते थे, उसके ऊपर अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने अंतिम समय में भारत के को दो टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये चीजें कैसे भारत के इतिहास को प्रभावित करने के लिए प्रस्तुत हुई। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताता हूं कि द्विराष्ट्र का एक सिद्धांत है। द्विराष्ट्र, आपने द्विराष्ट्र सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसका मतलब होता है दो राष्ट्र, दो राष्ट्र का एक तरह से सिद्धांत। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के द्वारा उठाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और उसके पश्चात से ही ये मुस्लिम लीग अपने आप को ये स्थापित करने में लगी हुई थी कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। और इसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसी मुस्लिम लीग ने समय समय पर अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग उठाई, जिसका आरंभिक काल में कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन जब 1940 का एक राजनीतिक घटनाक्रम और दौर आया, उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया गया, जिसकी परिणति भारत के जो विभाजन के स्वरूप में हुई, जिसके कारण दो टुकड़ों में भारत को बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो भारत का जो बंटवारा था, ये धार्मिक आधार पर किया गया था। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब वो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, उस समय क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या समस्या आई। यानी विभाजन के दौरान, विभाजन के दौरान समस्याएं, कि वो कौन कौन सी समस्याएं थी जो विभाजन के समय पैदा हुई, देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश काल में पूरा एक यूनाइटेड भारत था, एक संयुक्त भारत था, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग निवास करते थे। लेकिन मुस्लिम लीग की जिद की वजह से इसे दो राष्ट्रों में विभक्त कर दिया गया, पाकिस्तान और भारत। तो जब मुस्लिम लीग ने
इस बात की मांग उठाई कि हम भी अलग होना है, हमारी भी एक तरह से सीमा रेखाओं का मूल्यांकन कीजिए, एक स्थापित कीजिए। तो आप देखिए कि इस प्रकार की बात को लेकर के कितनी परेशानी आ सकती है, क्योंकि पूरे देश को बांटना, धर्म के आधार पर बांटना बहुत ही एक तरह से परेशानी भरा कारण था, क्योंकि पूरे ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां केवल एक ही धर्म के लोग रहते हों। पूरे भारत के अंदर जहां मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे और अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे, पूरे भारत में वो बटे हुए थे। किसी एक विशेष जगह के ऊपर उनका एक तरह से निवास स्थान नहीं था। तो ऐसे हालात में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करना सबसे बड़ी एक तरह से समस्या के रूप में सामने आई, क्योंकि पूरे भारत का जब हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर सभी धर्मों के लोगों की रहने वालों की संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन फिर भी दो इलाके ऐसे थे, दो क्षेत्र जहां पर दो क्षेत्र ऐसे थे जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक के रूप में थे। यानी बहुसंख्यक से मेरा अभिप्राय बहुत अधिक संख्या में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि जिस धर्म के लोग अधिकांश वहां रहते हों वो वहां के क्षेत्र के लिए बहुसंख्यक कहलाएंगे। और वो इलाके कौन से थे, मैं यहां से आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूं। ये जो इलाका था और दूसरा ये इलाका, इस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक के रूप में थे। यानी यह वर्तमान समय का जो हमारा एक जो बांग्लादेश है और बंगाल का क्षेत्र कहा जाता था उस समय, वो क्षेत्र, और इधर पंजाब से के साथ लगता क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक के रूप में मौजूद थे। और जब धर्म के आधार पर आई बात तो उस अवस्था में इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये जमीन है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सकता। तो इसी आधार पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी दो भागों में बनाया गया, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। कहने का अर्थ कि जहां पर बहुसंख्यक आबादी मुसलमान लोगों की थी वहां पाकिस्तान को बनाया गया। एक समस्या और आई थी कि ये जो पंजाब का क्षेत्र है, यहां पर कुछ क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक थे और कुछ क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक थे। उस समय ये भी एक रणनीति बनाई गई कि जिले के अंदर बांटा गया है उस क्षेत्र को। जिस जिले में मुसलमान लोगों की ज्यादा संख्या है उसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, और जिसमें हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है उसको भारत में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ और भी कुछ समस्याएं थी कि जो भारत के जो मुसलमान थे, भारत के मुसलमान, सभी मुसलमान जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। ये भी हमारे एक तरह से विभाजन के जो दौर था उसके अंदर ये एक समस्या आई। यानी कि मुस्लिम पूरे देश में थे, देश को बांटना आसान कार्य नहीं था। और अभी मैंने समझाया दो इलाके ऐसे थे, ये इलाका और ये भारत का पूर्वी क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत अधिक थी, और इसके साथ साथ भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम थे वो भी पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं और भी हैं
जिसमें हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की समस्या, अल्पसंख्यक वो समुदाय होता है जिसकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र में कम होती है, यानी जहां मुस्लिम क्षेत्र होगा और वहां पर कम संख्या में हिंदू होंगे तो वो वहां पर अल्पसंख्यक कहलाएंगे, और ठीक इसके विपरीत जहां हिंदू क्षेत्र होगा और मुसलमान कम संख्या में होंगे वो वहां पर अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो विभाजन के समय में भी ये बहुत बड़ी समस्या आई थी कि अधिकांश जहां पर आबादी बहुल के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन उन अल्पसंख्यक जो वहां पर किसी विशेष क्षेत्र में कम संख्या में थे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक जनता जो मुसलमान थे उन्होंने वहां पर रहने वाले हिंदुओं और सिखों को मारना काटना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से बहुत अधिक समस्याएं सामने आई। इसके साथ साथ विभाजन के समय एक ये भी बड़ी समस्या थी कि चंद घंटों में ही देश को खाली करना है। ये सबसे बड़ी समस्या थी क्या कि 14 और 15 अगस्त की जो रात्रि थी उसके पश्चात जब ये सूचना दी गई भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बन गए हैं धर्म के आधार पर, तो जहां जिस क्षेत्र बहुसंख्यक आबादी थी वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ही जातियां की गई, उन्हें मारा गया, उन्हें काटा गया, उनके घरों को, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया। इसके साथ साथ ये भी आदेश दिया गया था कि जो अल्पसंख्यक एक तरह से अपना जो मान लीजिए हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान में जो क्षेत्र बना है उसके अंदर रह गया और वो अगर अपने देश जाना चाहता है तो सब कुछ छोड़ करके तुरंत उसको खाली करना होगा, यानी कि कुछ ही घंटों में उस स्थान को छोड़ करके जाना होगा। इस प्रक्रिया से बहुत से लोग, लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और इस दौरान उन्हें अपने एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी हमने ये जाना कि जो विभाजन के समय जो मुख्य मुख्य समस्याएं आई, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एक तरह से धर्म के आधार पर देश को बांटना बहुत आसान नहीं था। दूसरा कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे कि जिनके अंदर मुस्लिम बहुसंख्या के रूप में मौजूद थे, जो कि हम कह सकते हैं कि भारत के दोनों किनारों पर थे, एक पूर्वी क्षेत्र पर और एक पश्चिमी क्षेत्र पर। दोनों इलाकों को जोड़ना संभव नहीं था। इसके साथ साथ सभी मुस्लिम या मुसलमान भारत छोड़कर के पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, और जहां पंजाब का जो क्षेत्र लगता है वहां पर भी इस क्षेत्र का बंटवारा जब ये देखा गया कि बहुत से क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान लगभग अलग अलग जिलों में अलग अलग संख्या के आधार पर हैं, तो ये फैसला लिया गया कि जिस जिले में मुसलमान ज्यादा है उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए और जिस जिले में हिंदू हैं उसको भारत में शामिल कर दिया जाए। इस प्रकार से ये समस्याएं थी, क्योंकि इन समस्याओं से दोनों देशों को यानी भारत को भी जूझना पड़ा और पाकिस्तान को भी जूझना पड़ा। अब ये जो विभाजन हुआ है, अब हम इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा विभाजन हो गया तो उसके क्या परिणाम निकले। विभाजन के परिणाम, भारत और पाकिस्तान के जब आपस में दो अलग देशों की स्थापना हुई, विभाजन के रूप में परिणति हुई, तो क्या परिणाम निकले उसके लिए सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि जब दोनों देशों के नागरिक धर्म के आधार पर जब उनका बंटवारा होता है तो बहुत बड़ी एक सांप्रदायिक हिंसा देश ने देखी। सांप्रदायिक हिंसा का सामना,
सांप्रदायिक हिंसा से मेरा मतलब जिस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्या के रूप में मौजूद थे, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को बहुत अधिक यातनाएं दी गई, उनका एक तरह से उनकी हत्या की गई, उनके साथ लूटपाट की गई। और ठीक इसी प्रकार की घटना जहां पर हिंदू बहुसंख्या के रूप में मौजूद थे और अल्पसंख्यक के मुसलमान थे, लगभग यही परिणति, यही कार्रवाई वहां पर दोहराई गई। कहने का मतलब सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर मारकाट, हिंसा, लूटमार उस समय हुई। ये विभाजन के परिणाम है। इनकी जब दो देशों का बंटवारा हो गया, उसके पश्चात किस प्रकार से जो साथ साथ रहने वाले लोग थे, हिंदू और मुसलमान, वो किस प्रकार एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, वो और उसकी परिणति एक सांप्रदायिक हिंसा के रूप में हुई। ये एक परिणाम के रूप में देख सकते हैं। और दूसरा जो परिणाम है, अचानक स्थानांतरण होना, अचानक स्थानांतरण होना। ये जो कार्रवाई है ये अचानक होती है। किसी व्यक्ति को भी ये अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज भारत को आजादी देते समय इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए भी अपनी सहमति दे सकते हैं। सभी लोग इस बात से प्रसन्न थे कि भारत आजाद होगा, लेकिन अंग्रेजों ने लास्ट अंतिम समय में एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के दो टुकड़े कर दिए। और उसी का जो परिणाम है वो ये हुआ कि जब ये फैसला लिया गया कि इस संबंधित क्षेत्र पाकिस्तान होगा और उसके अलावा ये भारत होगा, और एक स्थान से लोगों को अपने उस स्थान से अपने देश लौटना होगा, तो ये जो घटना थी ये अचानक हुई। अचानक स्थानांतरण हुआ, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। लोगों को अपना घर बार, अपना व्यापार, अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरे स्थान के ऊपर जाना पड़ा। और साथ साथ जब आप स्थानांतरित होकर कहीं किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके नए क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको तुरंत वो सभी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती जो आपने अपने क्षेत्र में अपने लंबे समय तक आपने जुटाई हैं। मजबूरी में आपको शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ेगा। उस समय शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर हुए लोग। हम ये कह सकते हैं कि जब लोगों को इस चीज के लिए बाध्य किया गया अचानक कि आप अपने देश में जाइए, तो बहुत सारे लोग जो अल्पसंख्यक थे उन्होंने अपना जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे देश की तरफ वो गए। तो उस समय उन्हें काफी लंबे समय तक शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। और इस अदला बदली के समय में हम ये कह सकते हैं कि जो भी परिवार महिलाओं के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहुत अधिक बुरा सलूक किया गया एक दूसरे के धर्म के लोगों के द्वारा। यानी जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, अपने अपने देश की तरफ लौट रहे थे, तो उस समय महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी, इस प्रकार की बहुत सी निंदनीय घटनाओं को अंजाम दिया गया। अगला पॉइंट, संपत्ति का बंटवारा। जब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का निर्माण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि लगभग जो भी चीजें उस समय देशों के साथ थी, आपस में थी, उन सब का बंटवारा किया गया। यानी यहां तक बंटवारा किया गया कि मेज, कुर्सी, टेबल जो भी उपलब्ध हो थी उस समय सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, उन सभी का व्यापक रूप से बंटवारा किया गया। और एक अनुमानित संख्या के रूप में हम कह सकते हैं कि लगभग 80 लाख लोगों ने अपने घर को छोड़ा।
ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि हमें ये बताती है कि विस्थापितों की कितनी बड़ी समस्या थी, कितने लोग एक तरह से शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए। भारत जब आजाद हुआ 1947 में इन परेशानियों के साथ, तो इन परेशानियों के साथ के अलावा भी बहुत सी अन्य परेशानियां और चुनौतियां भी थी, और वो चुनौतियां कौन कौन सी थी उनका अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दावली आपसे साझा करूंगा, जिससे आपको पूरा मतलब समझ में आएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे संदर्भ को समझ पाएंगे। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, रजवाड़ा। शाब्दिक रूप से अगर इसका अर्थ देखें तो रजवाड़ा होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी राजा का राज चलता हो, यानी कि राजा द्वारा राजा के अधीन क्षेत्र को रजवाड़ा कहा जाता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत में 565 देशी रजवाड़े थे। देशी रजवाड़े मतलब वो सारे भारतीय राजा थे जिनका अपना छोटा छोटा राज्य क्षेत्र हुआ करता था। कितनी संख्या में? 565। अब इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। यह है ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। इसके अंदर दो प्रकार के शासन प्रणाली थी, राज्य थे, शासन थे। पहला अंग्रेजों के अधीन सीधा शासन, और दूसरा देशी रजवाड़े। जो अंग्रेजों के अधीन जो राज्य थे, इनके ऊपर अंग्रेजों का सीधा शासन होता था, और जो देशी रजवाड़े हैं वो राजाओं का जरूर शासन था, राजाओं का शासन अवश्य था, परंतु वो अधीन अंग्रेजों के ही थे। देखिए समझिए, बात वही है। यहां जो राज्य थे वो अंग्रेजों के अधीन थे और सीधा शासन प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा ही नियंत्रित होती थी। और यहाँ दूसरे प्रकार के जो रजवाड़े थे देशी, जहां पर देशी राजा राज्य करते थे। हालांकि राजाओं का शासन था, लेकिन पूरी तरह से वो अंग्रेजों के अधीन ही थे। इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुल 565 रजवाड़े थे जब भारत आजाद हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि भारत देश के कितने राज्यों में बटा हुआ था, कितने रजवाड़ों में बटा हुआ था। और अब भारत के सामने एक ये बड़ी चुनौती भी थी कि इन 565 को किस प्रकार से भारतीय संघ में शामिल किया जाए। हमने ये जान लिया, रजवाड़ों का अर्थ समझ गए और किस प्रकार के रजवाड़ों की व्यवस्था थी। अब हम इन रजवाड़ों की क्या समस्या थी भारत के सामने जब भारत आजाद हुआ, उस सब का हम यहां पर आपको समझाते हैं। रजवाड़ों की समस्या, देश के सामने सबसे बड़ी ये समस्या उत्पन्न हो गई थी, इन सभी को एकजुटता के साथ भारत के साथ शामिल करना। क्योंकि पहले भी इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अंग्रेजों के किसी साहित्यकार ने भी ये कहा था कि भारत इतनी विभिन्नताओं वाला, विभिन्न क्षेत्रों वाला, विभिन्न रजवाड़ों वाला राज्य है, बना है, आजाद हुआ है, लेकिन बहुत दिनों तक ये अपनी आजादी को कायम नहीं रख पाएगा। ये भी एक चुनौती के रूप में भारतीय लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया और इस चीज को दूर करने के लिए व्यापकता से रूप से संघर्ष किया। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे राज्य भी थे
जिन्होंने शुरुआती समय में भी अपने एक तरह से विरोधी जो सुर थे वो जाहिर करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब 565 रियासतें थी तो अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े भारत और पाकिस्तान जरूर कर दिए थे, लेकिन साथ साथ एक और चिंगारी उन्होंने छोड़ दी थी, वो ये कि जितने भी देसी रजवाड़े हैं ये अपनी स्वतंत्र रूप से हैं, यानी भारत की आजादी के साथ साथ इन्होंने इनको भी अपने प्रभुत्व से आजाद कर दिया था और ये छूट दे दी थी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, अगर वो चाहें तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, अगर उनकी मर्जी अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने की है, यानी किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह थी, बहुत ही भयंकर थी कि अगर इनको समय रहते एकता के सूत्र में नहीं बांधा गया तो ये अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं या कुछ इस प्रकार का गतिविधि कर सकते हैं जो एकता और अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसी कड़ी में सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने ये घोषणा कर दी। तो इन घटनाओं से ये लग रहा था कि देश टूट जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन इन सभी अटकलों को विराम देने के लिए एक शख्सियत आगे आई और जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। भारत के इन सभी देसी रजवाड़ों को एकत्रित करने और इनको सबको भारतीय संघ में शामिल करने के संपूर्ण प्रयास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही इन सभी राजाओं के साथ बातचीत करके सलाह मशवरा करके इन सभी को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाए। सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर करवा लिए। हस्ताक्षर करने का मतलब ही अर्थ ये निकलता था कि उन्होंने अपने आप को भारत में शामिल होने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग 561 रियासतों ने अपने अपने हस्ताक्षर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर कर दिए, अपनी सहमति दे दी, उनको भारत में शामिल कर लिया गया। लगभग कुल चार ऐसे राज्य या रजवाड़े बचे थे जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने का मन बनाया हुआ था। और वो राज्य कौन से थे और उनको किस प्रकार से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों के फलस्वरूप उनको भारतीय संघ में शामिल किया गया, क्या क्या कार्रवाइयां हुई, और इन सब का हम अपने अगले पार्ट्स में, अगले भाग में हम इन सबको जानेंगे। गृह कार्य में मैं आपके लिए कुछ लिखित कार्य देना चाहता हूं। सर्वप्रथम आप लिखेंगे पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का संविधान सभा में जो भाषण दिया उन्होंने, उसको किस नाम से जाना जाता है। इसको आप उत्तर लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि इसका हमने शुरुआत अपने इस वक्तव्य में इस चीज का वर्णन भी किया है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं, यानी कि उन चुनौतियों के बारे में बताना है आपको जो कि राष्ट्र निर्माण के हैं। और हमने एक अध्ययन किया था द्विवीय राष्ट्र का सिद्धांत। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए रहेगा, द्विवीय राष्ट्र का सिद्धांत का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, समझाइए। और उसके पश्चात हमने विभाजन की समस्या पढ़ी है। तो मेरा आपसे ये अगला प्रश्न भी है, विभाजन के जो परिणाम क्या क्या हुए, उनके परिणामों पर आप प्रकाश जरूर डालिए। और आपके पाठ्यक्रम की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो उसका अध्ययन एक बार स्वेच्छा से जरूर करें।